आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइज की नई फिल्म जिसका नाम है आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के चारों ओर घूमती है, जिनमें से एक की गलती से एक स्ट्रेंजर की मौत हो जाती है और फिर एक साल बाद एक एक करके इस ग्रुप के मेंबर्स भी खौफनाक तरीके से मरने लगते। ये फ्रेंचाइज शुरू हुई थी 1997 में। इसकी पहली फिल्म थी आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, जिसके ठीक एक साल बाद आई थी आई स्टिल नो वॉट यू डिड लास्ट समर, और उसके 8 साल बाद आई आई ऑलवेज नो वॉट यू डिड लास्ट समर, और अब 19 सालों के बाद यानी 2025 में रिलीज हुई है आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। हालांकि इन मूवीज में कोई कनेक्शन नहीं है, हाँ, पर फिर भी आप बोल सकते हैं कि ये लास्ट फिल्म पहले वाले पार्ट का सीक्वल है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको पहले वाला पार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिल्म एक स्टैंड अलोन मूवी है। इसीलिए डोंट वरी, आपका मजा किरकिरा नहीं होने वाला है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार मूवी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। फिल्म की शुरुआत होती है 4 जुलाई की पार्टी से। अमेरिका में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पार्टी टैडी के घर पर हो रही होती। टैडी एक रिच और पावरफुल फैमिली से आता। हम देखते हैं कि एवा पार्टी के लिए तैयार होकर टैडी के घर पहुंचती, जहाँ सारे दोस्त इकट्ठा हो चुके होते। टैडी और डेनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। वही एवा और माइलो के बीच थोड़ी टेंशन है, क्योंकि माइलो अभी अपनी नौकरी छोड़ चुका है और फिलहाल इधर बस नहीं सकता है। इसलिए एवा और माइलो का रिलेशन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। अब ये लोग पार्टी में काफी नशे में होते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर बाहर घूमने का एक प्लान बनाते हैं और उसी दौरान उनकी एक फ्रेंड स्टीवी भी उनको ज्वाइन करती है। अब चूंकि एवा, माइलो और टेडी पहले ही नशे में थे, इसीलिए डेनिका कहती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी क्योंकि तुम लोग काफी नशे में हो और मैं नॉर्मल हूँ और मेरा चलाना सेफ रहे। जिसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब गाड़ी में मौजूद लोग हैं डेनिका, टेडी, माइलो, एवा और स्टीवी। जिसके बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां से सड़क 90 डिग्री बेंड हो रही है, जिसको एक रीपर्स कर्व कहा जाता है। इस मोड़ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके होते हैं। अब टेडी नशे की हालत में सड़क के बीचों बीच मस्ती करने लगता है, भले ही उसके दोस्त उसको मना कर रहे हो। और तभी अचानक से एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है और टेडी के बीच सड़क में खड़ा होने की वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी खाई के अंदर गिर जाती है। एवा कहती है कि उन्हें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, जिस पर टेडी मना कर देता है। वो कहता है कि वो खुद पुलिस और हॉस्पिटल में फोन कर देगा, लेकिन हमारा रुकना यहाँ पर सही नहीं होगा। उसका कहना था कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो शायद उनकी जिंदगियां बर्बाद हो सकती। इसीलिए टेडी एवा को भरोसा दिलाता है कि उसके पापा सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनिका गाड़ी चलाकर उन्हें वापस टेडी के घर ले आती। अब टेडी और डेनिका सबको समझाते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, ये हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। हालांकि उनको पता है कि ये एक्सीडेंट टेडी की वजह से हुआ है, पर फिर भी वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। टेडी और डेनिका अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमें अब इस एक्सीडेंट को भूल जाना चाहिए। वो तय करते हैं कि इस घटना के बारे में कोई भी बात नहीं होगी, ये हमेशा के लिए एक राज रहेगा कि वो एक्सीडेंट हमारी वजह से हुआ था। अब इस चीज से एवा थोड़ा हिचकिचाती है कि क्या उनको पुलिस को नहीं बताना चाहिए, जिस पर बाकी सभी मिलकर उसको मनाते हैं और एंड में सबकी सहमति हो जाती है कि ये राज ही रहेगा। इसके बाद कहानी में 1 साल का टाइम जंप आता है। एक्सीडेंट को अब 1 साल हो चुका होता है, जहां पर हम एवा को देखते हैं जो एयरपोर्ट के बाथरूम में एक लड़की को किस कर रही होती है। तभी उसको माइलो का फोन आता है, जो उसको बताता है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, वो उसको पिकअप करने के लिए आया था। अब एवा और माइलो के साथ वो लड़की भी कार में आ जाती है, क्योंकि वो भी उसी दिशा में जा रही होती है। ये लड़की कहती है कि उसका नाम टाइलर है और वो एक क्राइम पॉडकास्ट चलाती है, जिसका नाम है लाइव लाफ स्लॉटर। ये पॉडकास्ट हॉरर से जुड़े सबसे ब्लडी डिस्गस्टिंग इवेंट्स पर आधारित होती है। आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ हॉरर वेबसाइट का रेफरेंस भी देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है ब्लडी डिस्गस्टिंग। अगर आप हॉरर लवर हैं तो इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग टाइलर को ड्रॉप करते हैं और सीधा पहुंचते हैं डेनिका की शादी में। पिछले 1 साल में डेनिका और टैडी का ब्रेकअप हो चुका होता है, क्योंकि टैडी
अब एक अल्कोहलिक बन चुका था, इसीलिए डेनिका ने टेडी को शादी में नहीं बुलाया था। अच्छा, इसी एक साल के दौरान स्टीवी और डेनिका भी अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जबकि माइलो और एवा भी डेनिका की शादी में पहुंच चुके थे। डेनिका एक एक करके सभी गिफ्ट्स खोल रही होती है और गिफ्ट्स के साथ फोटो भी खिंचवा रही होती है। तभी उन सभी गिफ्ट में से एक एनवेलप डेनिका के हाथ लग जाता है। उसको लगता है कि शायद इस एनवेलप में कैश होगा, जिसको वो खोल कर देखती है और उसमें एक मैसेज लिखा होता है, जिसके अंदर लिखा था, आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। ये मैसेज पढ़ते ही डेनिका बहुत घबरा जाती है। वो अपने दोस्तों के पास जाकर कहती है कि ये मैसेज पक्का टेडी ने भेजा होगा। अब जब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, वो मेरी लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद एवा और माइलो टेडी के पास जाते हैं और उस एनवेलप को दिखाते हुए पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। टेडी उस मैसेज को देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मैंने नहीं किया है और मुझे इसमें फंसाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज हैं। ये मैसेज डेनिका को मिला है तो इसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। ऐसा कहकर टेडी उन्हें बोट से दूर जाने के लिए कह देता है। अब सब और भी ज्यादा तनाव में आ जाते, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बारे में या तो इन दोस्तों को पता था या फिर टेडी के पापा को, जिन्होंने इस पूरे मामले को चुपचाप सुलझाया था। तो फिर ये मैसेज आया कहां से है? अब सबको ये बात बिल्कुल बेमानी लगती है। अब उस रात डेनिका बहुत टेंशन में होती है। वो अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए हेडफोन में म्यूजिक लगाकर टब में नहाने चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेनिका के घर में उसका हस्बैंड भी है और तभी अचानक एक आदमी ब्लैक लेदर कोट और बूट्स में आता है, जिसका चेहरा ढका होता है। उसके हाथ में एक आयरन हुक होता है जो डेनिका के हस्बैंड को बेरहमी से मार देता है। डेनिका इन सब चीज से बेखबर होती है और जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो अपने हस्बैंड की लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताती है कि जिस वक्त उसकी मौत हुई वो बाथरूम के अंदर थी। उसने ना तो कुछ सुना और ना ही देखा। फिर ये सब अपने अपने घर लौट आते हैं। टेडी भी इनके साथ वापस आता है, क्योंकि वो इसी ग्रुप का हिस्सा था और उसकी वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद ये सभी दोस्त बैठकर बात करते हैं कि आखिर ये मर्डर किया किसने है, वो शख्स कौन है जो 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ जानता है। अब बातों ही बातों में टाइलर का जिक्र आता है, जिसका क्राइम पॉडकास्ट काफी पॉपुलर है। एवा टाइलर से मिलने जाती है, ये जानने के इरादे से कि क्या टाइलर ही मर्डरर है, लेकिन उससे मिलने के बाद उसको पता चलता है कि टाइलर बेगुनाह है। अब यहाँ से हमको उस 1997 वाली मूवी के रेफरेंस मिलने स्टार्ट हो जाते। इन्हें याद आता है कि इनके शहर में पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। उसमें भी एक आयरन हुक वाला किलर था जिसने रिवेंज लेने के लिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को टारगेट किया। अब ये लोग मिलकर अपने शहर में हुई उस ट्रेजिक वारदात को हर हाल में समझने की कोशिश करने लगते हैं, पर इंटरनेट पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि टेडी के पापा ने इस पूरी घटना को पब्लिक नॉलेज से हटा दिया था। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि शहर की इमेज खराब ना हो। जिसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि 1997 में एक हेलन शिवर्स नाम की लड़की की हत्या हुई थी। एवा और टाइलर उसी जगह पर जाते हैं जहां पर हेलन की हत्या हुई थी। अब ये तो वहां पर कड़ियों को जोड़ने गए थे, पर तभी अचानक वहां पर वही आयरन हुक वाला किलर पहुंच जाता है। वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले में एवा तो बच जाती है लेकिन टाइलर की जान चली जाती है। जिसके बाद इन सबको पता चलता है कि 1997 की सर्वाइवर जूली जेम्स आज भी जिंदा है और वो दूसरे शहर में रहती है। जूली अब एक प्रोफेसर बन चुकी है। एवा जूली से मिलने उसके घर जाती है। जूली बताती है कि वो बस इतनी मदद कर सकती है कि एवा समझ जाए कि जो भी एक्सीडेंट 1 साल पहले हुआ था, कोई तो है, या तो उनका रिलेटिव या कोई क्लोज फ्रेंड जो अब इनसे रिवेंज ले रहा है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस शख्स तक पहले पहुंच जाओ ताकि वो तुम तक ना पहुंच सके। अब एवा जूली को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उनकी मदद कर सके, क्योंकि जूली तो पहले भी ऐसा कर चुकी थी। लेकिन जूली साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी उस टाउन में नहीं जाऊंगी। जबकि दूसरी ओर स्टीवी अपने बॉस रे से मदद मांगती है और हमको पता चलता है कि रे जूली का एक्स हस्बैंड है। रे कहता है कि अगर किलर को पकड़ना है तो पहले ये पता लगाना होगा कि उस एक्सीडेंट वाली रात गाड़ी में जो मरा था वो कौन था।
इसलिए वो लोग उसके कब्र पर जाकर जांच करने का प्लान बनाते, सिर्फ ये सोचते हुए कि उस मरे हुए शख्स का कोई रिश्तेदार वहां पर जरूर आया होगा, कोई इंफॉर्मेशन उनको वहां पर जरूर मिलनी चाहिए। जिसके बाद ये लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं, जहां पर उस मरे हुए इंसान के साथ साथ उन सभी इंसान की कब्र होती है जो 1997 में मारे गए। वहां पर हेलन शिवर्स की कब्र भी होती है, जिस पर ताजा फूल चढ़ाए गए होते हैं। ये देखकर ये सभी सोचते हैं कि अगर फूल चढ़ाने वाले का पता चल जाए तो शायद पूरा रहस्य पता चल सकता है। जिसके बाद ये लोग वहां के केयरटेकर से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कि ये फूल किसने चढ़ाए थे। जिस पर वो केयरटेकर बड़ी कैजुअली कहता है, ठीक है, मैं देखकर बता देता हूँ। लेकिन जब वो सीसीटीवी रूम में फुटेज चेक कर रहा होता है, तभी अचानक से वो किलर वहां पर आ जाता है, जो उस केयरटेकर को मार देता है ताकि वो फुटेज उनको ना दिखा सके। लेकिन ये किलर यहीं पर रुकता नहीं है, वो डेनिका के ऊपर हमला कर देता है। अब डेनिका अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, और जैसे वो किलर उसको मारने वाला होता है तभी वहां पर टेडी आ जाता है, जो उस किलर को धक्का दे देता है, जिस वजह से डेनिका की जान बच जाती है। अब ये प्लान तो इनका फेल हो चुका था, इसलिए ये लोग उस कार का पता लगाने जाते हैं जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। जिसका पता लगाने के लिए ये लोग एक जंकयार्ड में पहुंचते हैं, जहां पर वो गाड़ी मौजूद होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी फादर जूडस की है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा होता है वो कोई और होता है। इसीलिए ये सब सोचते हैं कि एक बार फादर जूडस के पास जाकर पूरी बात पता कर ली जाए, क्योंकि इनका मानना था कि वहां जाने से कुछ ना कुछ जानकारी इनको जरूर मिलेगी। दरअसल टेडी के पिता ने पुलिस के साथ मिलकर ये स्टेटमेंट तैयार करवा रखा था कि जो शख्स 1 साल पहले एक्सीडेंट में मरा था वो ड्रग एडिक्ट था। वो ड्रग के नशे में गाड़ी चला रहा था और रीपर्स कर्व में गाड़ी संभाल नहीं पाया, इसीलिए गाड़ी खुद खाई में गिर गई। इस स्टोरी के तहत ना तो टेडी का, ना उसके दोस्तों का और ना किसी और का नाम उजागर किया गया था। पुलिस भी पूरी तरह से टेडी के पिता के अंडर में काम कर रही। अब एवा, डेनिका, टेडी, माइलो और स्टीवी मिलकर ये फैसला करते हैं कि आज की रात वो सब एक साथ ही बिताएंगे, कोई अकेला नहीं रहेगा। तभी स्टीवी बताती है कि उसके बॉस रे का फोन आया था, इसीलिए उसको जाना पड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनिका और टेडी एक साथ एक रूम में हैं, जबकि माइलो और एवा दूसरे कमरे में होते हैं। यहाँ पर एवा माइलो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन माइलो अनकंफर्टेबल होकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उस पूरी सिचुएशन को रिप्ले करने लगता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तभी वहां पर वो किलर आ जाता है और माइलो को मारकर अपने साथ ले जाता है। जब माइलो की कार चलने लगती है तो एवा रूम से उसको जाते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि शायद माइलो जा रहा है, इसलिए एवा उसको मैसेज भेजती है, जिसके जवाब में माइलो कहता है कि आई नीड सम स्पेस। अब माइलो तो मर चुका है, लेकिन एवा को लगता है कि वो सचमुच स्पेस चाहता है। जहां अगले दिन एवा और डेनिका फादर जूडस के पास चर्च में जाते हैं। वहां उन्हें फादर जूडस की डायरी और एक फोटो मिलती है, जिसमें फादर जूडस के साथ वो स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो एक्सीडेंट में खाई में गिरकर मारा गया था। फादर जूडस का व्यवहार भी थोड़ा वियर्ड सा लगता है, जिसके चलते उनका शक यकीन में बदल जाता है कि फादर जूडस ही असली किलर हो सकते हैं। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। पुलिस टेडी के फादर को कॉल करती है और बताती है कि एवा और डेनिका फादर जूडस को किलर मान रही है, जिस पर टेडी के फादर उस पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन्हें कुछ घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखो, शायद इससे इनके ऊपर का भूत उतर जाएगा। जिसके बाद ये पुलिस वाले एवा और डेनिका को स्टेशन के कमरे में बंद कर देते हैं। जहां आगे हम देखते हैं कि टेडी के घर वो किलर पहुंच जाता है, जो टेडी और उसके फादर को मार डालता है। जिसके बाद वो उन दोनों को बीच सड़क पर उल्टा लटका देता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में डेनिका को सपने में हेलन शिवर्स दिखाई देती है, जो डेनिका को डराकर बोलती है कि वो भी मारी जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेडी और उसके फादर के मरने की खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर एवा और डेनिका को भी छोड़ देती है। जिसके बाद वो क्राइम सीन पर पहुंचती है। एवा और डेनिका भी वहां पर पहुंच जाती है। पास में उन्हें माइलो की कार दिखती है और जब वो पास जाकर कार चेक करती है तो उसके अंदर उन्हें माइलो की लाश मिलती है,
जिसके बाद अब पुलिस भी फुर्ती दिखाते हुए फादर जूडस को गिरफ्तार करने के लिए चर्च पहुंचती है, क्योंकि एवा और डेनिका की बताई बातों के अनुसार अब पुलिस को यकीन हो गया था कि शायद फादर जूडस ही किलर हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें फादर जूडस की डेड बॉडी मिलती है, जो ये साबित कर देती है कि फादर जूडस भी किलर नहीं थे। अब चूंकि माइलो और टेडी दोनों मर चुके हैं, बस 3 लड़कियां बची थी, एवा, डेनिका और स्टीवी। तीनों ये तय करती हैं कि टेडी की बोट लेकर वो ओशन की तरफ चली जाएं, ताकि ये तीनों किलर से सेफ रह सके। लेकिन जितना ये दोनों सोच रही थी, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि स्टीवी किलर के कपड़े पहनकर एवा और डेनिका के ऊपर हमला करने लगती है। वो अपना चेहरा और असली मकसद भी रिवील कर देती है, और यहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में उस एक्सीडेंट में मारा गया वो स्ट्रेंजर स्टीवी का बॉयफ्रेंड था। उस रात स्टीवी ने अपने प्यार को खोया था, इसीलिए वो इन लोगों से बदला ले रही। अब जैसे स्टीवी डेनिका को मारने वाली होती है, उसी समय स्टीवी का बॉस रे दूसरी बोट से वहां पर पहुंच जाता है। रे उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवी डेनिका को ओशन में फेंक देती है। ये देखकर मजबूरन रे स्टीवी को गोली मार देता है, जिससे स्टीवी भी पानी में गिर जाती है। अब सबको लगता है कि शायद स्टीवी मर गई और कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा जूली को फोन करके सब कुछ बताती है कि कैसे स्टीवी असली किलर थी और रे की वजह से वो लोग आज जिंदा हैं। अब जूली को ये बात काफी अजीब लगती है, और तभी रे अपना जैकेट खोलता है, जिसमें उसके हाथ पर वही चोट का निशान होता है जो कि किलर के हाथ पर भी था। अब एवा समझ जाती है कि शायद रे भी किलर है। रे और स्टीवी शायद पहले से मिले हुए थे, और आखिर में जब जूली वहां पर पहुंचती है तो रे उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर एंड में वो खुद ही मारा जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म के अंदर 2 किलर्स थे। पहली किलर स्टीवी थी, जो शायद अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला ले रही, जबकि दूसरा किलर रे ब्रॉन्सन था, जो शायद अपने और स्टीवी के अतीत के दर्द को लेकर इस शहर से नाराज था। वो इनसे बदला लेना चाहता था। वो स्टीवी के साथ मिलकर हत्याएं कर रहा था। जहां फिल्म के एंड में रे और स्टीवी के बीच एक संघर्ष होता है, जिसमें एवा बच जाती है और डेनिका पानी में गिर जाती है, जबकि स्टीवी और रे की मौत हो जाती है। हालांकि एक मिड क्रेडिट सीन यहाँ पर ये भी है कि स्टीवी अभी मरी नहीं है और ये कहानी खत्म नहीं हुई है, यानी कि स्टीवी अपना बदला लेने के लिए जरूर आई। और हाँ, डेनिका को भी बचा लिया जाता है। उसको कुछ मछुआरे बचा लेते हैं, जहां एवा भी डेनिका के पास पहुंच जाती, जो उसको बताती है कि स्टीवी अभी मरी नहीं है। लेकिन ये भी इस फिल्म का एंड नहीं है, क्योंकि फिल्म के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें कार्ला विल्सन की वापसी के संकेत मिलते हैं, जो इस फ्रेंचाइज की सेकंड फिल्म की मेन कैरेक्टर थी। ये संकेत देता है कि इसकी आगे के आने वाली फिल्में और भी रहस्यमय और खौफनाक होने वाली है। सो अगर इसको कंक्लूड करें तो स्टीवी ने सैम की मौत का बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को मारना शुरू किया। रे भी साजिश में शामिल था, जहां एंड में एवा और डेनिका बच निकलती। स्टीवी मरने का नाटक करती है, लेकिन एंड तक हमको पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, जो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम हमेशा की तरह आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।